अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 3 मई 2024 खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान ने एक बड़ा संग मील उबूर किया। आज चैंग 6 के साथ पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन की उड़ान और उसके साथ ही पाकिस्तान चांद पर रसाई हासिल करने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट जिसे कहा जा रहा है IQ कमर, इसके हवाले से मज़ीद हम जानना चाहेंगे। इसके अहदाफ क्या हैं, ये मदार में पहुंचेगा कब, वहां से ये क्या किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें देगा और फिर आगे पाकिस्तान मज़ीद उसकी क्या डायरेक्शन होगी इसी हवाले से, इसी टेक्नोलॉजी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शफात अली, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो जनाब पूरे पाकिस्तानी कौम की जानिब से आपको और आपके इदारे को बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन तक पहुंचने के लिए जो तैयारियां की गई थी और जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, वो सफर कैसा था, पहले हमें ये बताइए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम की दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के ये सैटेलाइट जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है और अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा है। तो जैसा आपका सवाल है कि ये ऑफ कोर्स यानी कोई भी चीज़ आप जब प्रोजेक्ट को कोई प्लान करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग स्टेज होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है। तो एक प्लानिंग फेज़ से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट। और जैसे चांद का मिशन है तो चांद के मिशन में ज़्यादा चीज़ें चैलेंजेस होते, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और तकरीबन इसने 3,84,000 का डिस्टेंस भी सफ़र तय करना है अपने मदार में पहुँचने के लिए। तो ये इसमें एक है ना एफ़र्ट है इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, जो आप समझें लगभग 2-3 साल पहले से इस पे काम शुरू हो चुका था, कि जिसमें हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने, और इसमें ख़ुसूसन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिन्होंने जॉइंटली शंघाई टेंजिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और ये एक IQ कमर के नाम से एक सैटेलाइट, जो कि जिसका मास 7 kg है, 7 किलोग्राम सैटेलाइट है, ये इन्होंने इस पे काम करके ये इस स्टेज पे पहुँचे। इसलिए कि आपको जैसे पता हो कि स्पेस मिशंस में जो सैटेलाइट जाते हैं, इनके एक है ना आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है और ये डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें आप ये है ना इसको डिज़ाइन फ़ेज़, मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ और ख़ास तौर पर क्वालिफिकेशन फ़ेज़। इसलिए कि स्पेस में आपको बहुत सारे ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है जो कि है ना किसी भी सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने लॉन्चर की अभी लॉन्च वीडियो में भी हमने दिखाया कि लॉन्च के अंदर जो आपका सेटअप लगा होता है, उसके अंदर उसको वाइब्रेशन, शॉक, थर्मल, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो गुजरने के बाद वो फिर स्पेस में जाता है, स्पेस इन्वायरमेंट चैलेंजेस होते हैं, तो उससे गुजरने के बाद फिर आपको उसका आउटकम मिलना शुरू होता है। तो कौम से दुआ भी है इंशाल्लाह कि 5 दिन के बाद इंशाल्लाह जब ये सैटेलाइट अपने चांद के मदार में पहुँच जाएगा तो इंशाल्लाह हमें वहाँ से इमेजरीज मिलना शुरू। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट में चाइना की कितनी सपोर्ट हमें रही, बिलखुसूस चाइनीज़ नेशनल स्पेस अथॉरिटी की, एजेंसी की। और ये कहा जा रहा है कि जनाब 8 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। यानी चाइनीज़ स्पेस एजेंसी जो लॉन्च करना जा रहे थे अपना मिशन, उसके साथ उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी। बाकी अपने एप्सको के जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं सबको अपॉर्चुनिटी दी थी कि हमारे पास लॉन्चर के अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो अगर आप लोग अपना कोई क्यूब मिशन भेजना चाहते हैं तो उस सिलसिले में सब लोग अपनी प्रपोज़ल सबमिट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी पाकिस्तान का जो प्रपोज़ल था उन्होंने उसको बड़ा डेलिबरेटली वेट किया और बड़ा तफसीली वेट करने के बाद, इसलिए कि इसमें अपना रिस्क भी शामिल होता है। किसी मिशन के साथ अगर आपका मिशन जा रहा हो तो वो देखते हैं कि कोई हमारा मिशन उनके मिशन को अफेक्ट ना कर दे, तो उन्होंने बड़ा उसको थॉरली डेलिब्रेट करके और थोड़ा स्क्रूटनाइज करके हमारी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। उसके बाद हमारी टीम ने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के इस पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हम पहले स्पेस में तो हम पहुँच चुके थे, अब इंशाल्लाह हम स्पेस से आगे अब मून मिशन पे भी जा चुके हैं और आगे इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर प्लान्स में भी और भी बहुत सारे मिशंस हैं जो कि इंशाल्लाह तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आगे की क्या अहदाफ हैं, आगे की क्या मिशंस हैं, ज़रा इस पे भी हमें बताइए और कोई टाइमलाइन वगैरह, बहरहाल जो भी है आप ज़रा थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें हमारे साथ।
अच्छा, जो हमारे स्पेस जो सैटेलाइट मिशंस हैं, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यानी कमिंग फ्यू इयर्स में हमारे अपने बनाए हुए सैटेलाइट्स और चाइनीज़ की मदद से एक आध सैटेलाइट हमने जो लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो आपको जल्द उसकी भी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। और साथ में जो हमारा भी ये लूनर मिशन फ्लाई हुआ है, इससे जो हमारे पास डाटा आएगा, तो इस डाटा की बुनियाद पे हमारा एक ऑलरेडी फ्यूचर लूनर मिशन है जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स है, और वो मिशन इंशाल्लाह मून पे लैंडिंग का है इंशाल्लाह। तो वो फिर हम लोग उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम स्टार्ट हो गया है। और ये जो हमारे पास अभी इससे डाटा आएगा इंशाल्लाह, तो उस डाटा की मदद से हम चाँद के जो सरफेस है उसकी स्टडी करके कि वहाँ पे हमने उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसका सॉइल टेक्सचर है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट्स हैं, जो कि हमारे मिशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होंगी उस मिशन के लिए, फ्यूचर मिशन के लिए। आज हमने जैसे देखा कि इसकी लॉन्चिंग पे पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो फोकस था इसके ऊपर, और पाकिस्तान में भी बिलखुसूस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, स्टाफ था, उनका क्या, और क्या कोई फेयर ऑफ अननोन भी था? ये देखें, आदमी जब भी कोई है ना अपना काम करता है और उसका जब आउटकम की एक्सपेक्ट करता है, हमेशा हमेशा एक वो है ना, एक फेयर फैक्टर भी होता है, खौफ भी होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी होती है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी मेहनतें और काविशें हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे प्रीवियस मिशंस भी जो ऑलरेडी स्पेस में फ़्लाई हो चुके हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, वो कामयाब रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद भी थे कि नहीं, एक अपनी एफ़र्ट लगी है, मेहनत लगी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ है, और इंशाल्लाह आगे भी अपने पूरे जो है टारगेट्स मीट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता चलूँ कि सहाफ़त और इज़हार आज़ादी किसी भी माशरे में सच्चाई की पुकार माने जाते हैं। आज 3 मई आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन। आज के दिन हम सहाफ़त और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के दिन उन 141 से ज़ायद सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया जाए जो गज़ा में रिपोर्टिंग के दौरान शहीद हुए हैं। और कितना मुश्किल होता है वॉर रिपोर्टिंग और इस तरह की चीज़ों को करना, क्योंकि हम तो यहाँ से हमारे अपने मसाइल हैं, लेकिन वो लोग जो कि जाके रिपोर्ट करते हैं। इसी हवाले से मैं बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी। बहुत शुक्रिया आसमा आपका। आपने वॉर रिपोर्टिंग भी की है, और 2006 में जब लेबनान और इजराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, झड़प थी, तो आपने फ्रंट पे जाके रिपोर्टिंग की। पहले तो मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से थोड़ी सी बात हो कि इस वक्त जो फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स गाज़ा में, उनके बारे में क्या कहेंगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इमरान, जब हम आज़ादी सहाफ़त का और आज़ादी इज़हार राय का आलमी दिन मना रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा आपने गज़ा के और ख़ास करके जो फ़लस्तीन के सहाफ़ी हैं उनके लिए आपने आवाज़ बुलंद की है। और आपको मालूम है कि इस साल में जितने भी सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उसमें एक बड़ी तादाद यानी मोस्टली जो हैं वो सहाफ़ी गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और उनके साथ आज भी जो कुछ हो रहा है, उनके ख़ानदान मारे गए हैं, उनके घर बर्बाद हुए हैं उन सहाफ़ियों के, और वो अपनी आज भी पूरी दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है। और अगर वो नहीं होते तो यकीनी तौर पर वन साइडेड पिक्चर हमें जो है वो मिलती, जो कि इज़राइल जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी तरफ से जो जिस तरह से वो बना के पेश कर रहा है, और जो जुल्म की, इस्तबदाद की एक पूरी कहानी है, वो वहाँ के तमाम जो हमारे सहाफ़ी बहन भाई हैं, वो सब के सब वहाँ पे वो पेश कर रहे हैं। और अगर वो ना होते तो हम वो पिक्चर नहीं देख। तो जहाँ जो वॉर जोन्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि मैंने जो बैरूत की जब वॉर बैरूत से कवर की थी, और लेबनान से ख़ास करके साउथ जो लेबनान था उस पे लेबनान इज़राइल की जो वॉर कवर की थी, तो वहाँ की जो सूरत हाल होती है इमरान, किसी भी वॉर जोन की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वहाँ पे लोगों को की एक तरफ से ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर उनकी मदद मीडिया कर रहा होता है, आप एक सही पिक्चर बता रहे होते हैं, वहाँ पे अपनी जान को हथेली पे रख के बता रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जो बच्चों की सूरत
हाल है, जो औरतों की सूरत हाल है, क्योंकि किसी भी वॉर जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन की सबसे बड़ा जो पहले इफेक्टी होते हैं वो सबसे ज्यादा वो बच्चे और औरतें होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको रिपोर्ट करना, उनको बताना, उनके मसाइब को, उनके मसाइल को, उनके तकलीफ को, उनके गम को लोगों के साथ शेयर करना और अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के करना, मेरा ख्याल है कि ये सहाफ़ी की सबसे बड़ी जॉब होती है। और अगर आप इस वक्त गजा के अंदर देखें कि जिस तरह से वहाँ पे सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ जो अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी जो पूरा ख़ानदान, उनके बेटे, उनके बच्चे जिस तरह से शहीद हुए हैं और वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जो सर्विस है वो इस वक्त नहीं है। और हैफ है, जिंदगी होती है ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इतने बड़े बड़े इदारे हैं, वो इसके ऊपर खामोश हैं। उनको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रेस फ्रीडम, जहाँ पे उनके अपने मसाइल हैं मगरबी दुनिया के हुकूमतों के, नॉट पीपल, जो पब्लिक है वो फ़लस्तीनियों के साथ है, वो गजा के साथ है, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनको वैसे तो नजर आएंगे मसाइल, लेकिन जो गजा से जुड़े हुए मसाइल हैं, जो वहां पे सहाफियों के मसाइल हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनको नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सहाफत जो है वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक जो है उसमें शामिल है सहाफत के लिहाज से। क्या क्या ट्रू पिक्चर है इस वक्त आसमा, इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की और सहाफत की? देखिए, अभी अगर आप आज ही रिपोर्ट देखें जो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट आई है और उसके अंदर भी जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, फिर RSF की रिपोर्ट आई है जिसमें कि पाकिस्तान 150वें से 152वें नंबर पे वापस चला गया, यानी और 2 दर्जे जो है वो पाकिस्तान की उसमें तनज़्ज़ुली हुई है उसकी कारकर्दगी में, या जो प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसके अंदर। तो ये कोई बहुत अच्छी सूरत हाल ऑफ कोर्स नहीं है। और अगर आप देखा जाए तो पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी, और मैं अगर ये कहूँ कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के लिए फीजिबल सिचुएशन नहीं रही है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट नहीं रही है, कोई ऐसा माहौल नहीं रहा जिसमें वो अपनी आज़ादी के साथ जो है वो बात कर सकें, वो अपनी बात कह सकें, वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकें और उनको थ्रेट्स ना हो, उनके ऊपर जो है हमले ना हो, उनके ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन्स ना चलें, उनको डिस्क्रेडिट करने की कैंपेन्स ना चलें। ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। और अलबत्ता पिछले कुछ अरसे से इमरान बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सहाफ़ियों के खिलाफ जिस तरह से मुहिम में सहाफ़ियों को भी इस्तेमाल किया गया है, मेरा ख्याल है कि ये इसकी हमें मिसाल भी कहीं और दुनिया में नहीं मिलती जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस वक्त। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं इसके ऊपर हम बात करें। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस का। तो ये बताइएगा कि सहाफ़ती अखलाकियात की पाबंदी वो पाकिस्तान में किस नहज के ऊपर है जब सहाफ़ी खुद कई जगहों पे इस्तेमाल हो जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस पर कोई दो राय नहीं है। इमरान के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अंडर थ्रेट है। आज भी आपने देखा कि खुजदार में एक सहाफ़ी जो है वो मारा गया है, शहीद हुआ है, कत्ल हुआ थी। फिर पिछले साल जान मोहम्मद महर जो कि सिंध में एक सहाफ़ी थे वो शहीद हुए। उनके कातिलों का आज तक पता नहीं चला। अरशद शरीफ कत्ल हुए, कीनिया में हुए, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां जो अदा करनी थी वो अभी तक उस तरह उनके कातिलों का पता नहीं चला। गो कि वहाँ की जो पुलिस थी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे। तो इस तरह सहाफ़ियों को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सहाफ़ी को जो है वो किसी हद तक इंसाफ मिल सका, बल्कि काफ़ी हद तक मिला। वो डैनियल पर्ल थे जो कि यहाँ पर कत्ल हुए। तो ये बिल्कुल एक, और वो भी पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो भी पाकिस्तानी अमरीकी शहरी थे और अमरीकी सहाफ़ी थे और वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए वो काम करते थे, मगर उनको इंसाफ मिला। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं, सलीम शहजाद हो, हामिद मीर साहब पे आप देखिए कि कातलाना हमला हुआ, असद तूर पे की मारपीट हुई, मतीउल्लाह जान का अगवा हुआ,
मेरे अपने घर पे जो है वो 2 मर्तबा मुझे इंटिमिडेट किया गया, मेरे पे ट्रीजन केसेस हुए, तो ये वो कभी हमें पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा और नहीं मिलता। हमारी ज़ाहिर है कि एक कोशिश ज़रूर है कि इंसाफ मिले, मगर नहीं मिलता। लेकिन जो इसके साथ-साथ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अब बन गया है। हमें खुद अपने कबीले के अंदर भी जो है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या आपको नहीं पता कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक पूरा हाइब्रिड निज़ाम जो बनाया गया, उसमें सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया और वो हमारे ही अपने कबीले, अपने ही हमारे जो कलमकार कबीले हैं, सहाफ़ी कबीला है, उसके अंदर से लोगों को निकाल के कैंपेन्स चलवाई गई। फिर अभी फेक न्यूज़ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ हथियार है इस वक़्त, जो कि हमारे कोलीग्स जो हैं वो कई मर्तबा उसका शिकार होके या उसका जानबूझ के उसका आगाज़ करके वो उसको करते हैं। तो फेक न्यूज़ भी और वो के लिए जो उतना ही बड़ा ड्रैकोनियन लॉज लेकर आए गए हुकूमत की तरफ से उस वक्त की। जी, बिल्कुल, वो भी अपनी जगह पे थे और अभी भी आपने कल देखा होगा डिजिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम लाने की बात की जा रही है। उसमें क्या क़वानीन होंगे, वो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो किनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये बहुत सारे खुले एरियाज़ हैं। और पीका लॉज़ जो थे वो पहले पीएमएलएन की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें इंट्रोड्यूस कराए गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने उसको कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद आपने देखा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की आड़ में जो कानून लाया गया, उसके लॉज जो थे वो क्या थे, और अभी फिर ये हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ये डिजिटल अथॉरिटी के क़याम की बात कर रही है। तो ये स्टेक होल्डर से बात किए बगैर डिजिटल मीडिया के हवाले से ज़रूर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, हो सकती है, मगर उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, तो मेरा ख्याल है कि डेफिमेशन ये तो एक बड़ी आम प्रैक्टिस है, एक रिवाज है कि जनाब जब आप सियासी जमातें ऑपोजिशन में हो तो वो खड़ी हो जाती हैं सियासी सहाफ़ती तंजीमों के साथ, लेकिन जब वो आ जाती हैं इक़्तिदार में तो उसके बाद दबाने की कोशिश की जाती है सारी। ये तो हमारे यहाँ एक चलन है, रिवाज है पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कमिटमेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ादी सहाफ़त के माहौल की दस्तयाबी के लिए हुकूमतें काम नहीं करती। जिसको जो पसंद आता है, जिस तरह से वो उसके हिसाब से वो चलते हैं। जब वो अपोज़िशन में होते हैं, उनके तकाज़े और होते हैं, उनके मुतालबात और होते हैं, उनके जो इरादे होते हैं वो और होते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं, तो उनकी ख़्वाहिशें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और अभी भी अगर कोई ऐसी मीडिया अथॉरिटी बनाए जाने का इम्कान है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिल पेश किया जाएगा, तो मुनासिब होगा कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अंदर डिबेट हो, उनके यहाँ एक क़वायद व ज़वाबित हों, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो मीडिया के इदारे जो है वो करें, ना कि कोई बाहर से ऐसी ताकत हो जो कि इस्तेमाल करे अपनी ताकत को, और कदगने जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर लगे। अब आसमा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं, आप हैं, फिर हमारी आज न्यूज़ की जो ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, आप जानती होंगी फरजाना अली को, तो ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है पाकिस्तान में सहाफ़त और इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मेरा ख्याल है कि सहाफ़त ओवरऑल ही बहुत मुश्किल है, वो ख़वातीन हों या हज़रात हों। लेकिन जब ख़वातीन की बात आती है तो उनको जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, या जिस तरह से उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनकी बुलिंग की जाती है, उनकी ट्रोलिंग की जाती है, उनके खिलाफ टेंट्स बनाए जाते हैं, उनको डिस्क्रेडिट किया जाता है, ये मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान काम है। और फिज़िकल जो हमले हैं वो तो अपनी जगह पे, उसको हम ये नहीं कह रहे, जान तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये उससे कम नहीं है जब आप किसी को सेल्फ सेंसरशिप पे मजबूर कर दें। और मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर मजबूर हुई हैं। वो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरह उनके साथ हुआ है, वो अपने आप को रोकती हैं, वो अपने वो काम नहीं कर पाती हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, या जिस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, उनके ख़ानदान, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके शौहर, वो उनको मना करते हैं, और वो खुद भी नहीं हिम्मत कर पाती। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि
जिनकी कोई आवाज नहीं है इस वक्त, और उनकी आवाज बंद करवाई गई है पिछले, खास करके पिछले दौर में। वो अभी तक वो जो हरासा करने वाली सिचुएशन है वो अभी तक जारी है। ठीक है। इसी तरह अच्छा, से अगर आप देखें, एक अहम एलिमेंट जो है, जो हम जब सहाफती तंजीमों की बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो एक फ्लडेड हो गया है पाकिस्तान में सहाफत, और वो भी यूट्यूब के ऊपर या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसको उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा, तो वो इंफॉर्मेशन से ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब वहाँ पर है। तो इससे भी तो बड़ी बदनामी भी कहेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि जो बिगाड़ है वो इसने भी बड़ा पैदा किया कि आपका एक सहाफ़ी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ और बात कर रहा है, वही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके कुछ और बात कर रहा है। जी देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। जब आप लोगों को तक इत्तलात की रसाई नहीं देंगे तो फिर उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा फैलेगी। लेकिन एक है जो प्रोपेगेंडा है, जो कि जानबूझ के किया जाता है, और वो गलत अफवाहें, गलत खबरें, और जो एक अनारकी की सिचुएशन बनाने के लिए किया जाता है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। पहली फॉर्म भी है कि जहां एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है और गैप मिल रहा है, वैक्यूम मिल रहा है कि लोग अपनी बात नहीं कह पाते, और दूसरी सूरत हाल भी है जिसमें कि जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और एक जो डिसइंफॉर्मेशन है वो फैलाई जाती है। और आपने देखा कि हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुझे कामयाबी मिली एक ऐसे मामले के अंदर जिसपे मेरे खिलाफ जो थी वो एक मुहिम चलाई गई थी और टीवी चैनल पे चलाई गई थी। मैंने उसको चैलेंज किया है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेफेमेशन लॉज अगर मजबूत हो जाए, जिस तरह से बाहर के मुल्कों में है कि फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इंसाफ मिलता है, विद इन कुछ दिनों के जो है वो इंसाफ मिलता है। मुझे 2.5 साल लग गए, लेकिन अगर कुछ इसके ऊपर रैपिडली यानी फास्ट ट्रैक पे काम हो और लेजिस्लेशन हो तो, और डेफेमेशन मजबूत हो, लाइबिलिटीज हो उसके ऊपर, यानी लोग जो हैं वो उनको जुर्माने देने पड़े, तो एक बहुत फर्क पड़ सकता है। बजाय इसके कि आप लोगों को उठाएं, अगवा करें या उनको कहीं गायब कर दें, या FIA जिस तरह से हरासा करती है सहाफियों को, उससे ये बहुत बेहतर है कि अगर कोई किसी को लग रहा है कि उसके खिलाफ जो है वो गलत खबर चल रही है, या उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, या उसकी डिसइंफॉर्मेशन है, वो कोर्ट में जाए और उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और फिर अदालतें भी माजरत के साथ, अदालतों के अंदर भी जो है वो जिस तरह से केसेस लटकाए जाते हैं, जिस तरह से मामलात को देखा जाता है, वो कोई आसान काम नहीं है लोगों के लिए जाना वहां पे। और इन्फ्लुएंस होती हैं, अदालतें भी इन्फ्लुएंस होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल है कि कवानीन को मजबूत करने की जरूरत है ताकि डिसइंफॉर्मेशन को डिस्करेज किया जाए। और हमारी अपनी जो सहाफती बरादरी है उसके अंदर भी हम जब तक हम किसी को कहेंगे नहीं, अपनी काली भेड़ों की हम निशानदेही नहीं करेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ इसमें कुछ फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी, और वो तमाम चैलेंज बहुत एक पेचीदा किस्म के मसाइल है पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से, लेकिन उसमें ज़िम्मेदारी दोनों तरफ की है। उसमें सरकार की भी है, सहाफ़ती इदारों की भी है, तंजीमों की भी है, मीडिया की भी है, और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा शायद। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ताजिर दोस्त स्कीम, जो बड़े शादियाने बजाकर लेकर आई गई थी, और 10 लाख ताजिरों को उसके तहत रजिस्टर करना था, लेकिन सिर्फ 105 ताजिर ही रजिस्टर हुए। क्या मामला है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। मैं बात कर रहा हूं FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की। वो स्कीम जिसके तहत पाकिस्तान भर के ताजिरों को, दुकानदारों को मैंडेटरी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी थी, उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना था। और अप्रैल के महीने में ये पूरी एक ड्राइव चली जिसके लिए अरबों रुपए के कमर्शियल्स और अरबों रुपए के अखबार में इश्तिहारात जो है वो छापे गए, और ताजिर दोस्त स्कीम जो है इसको
कोशिश की गई कि आवाम बिलखुसूस ताजिर, दुकानदार, रिटेलर जो तबका है वो उससे आशना हो और टैक्स नेट के अंदर आए। और इनिशियली 10 लाख ताजिरों को लेकर आना था जो हदफ था, लेकिन जो नंबर सामने आए हैं इस महीने में 10 लाख के टारगेट के मुकाबले में सिर्फ 105 ताजिर या दुकानदार जो हैं अब उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया। तो ये बुरी तरीके से स्कीम जिसे हम कह सकते हैं कि ये नाकाम हुई। इसकी क्या वजूहात हैं? और अब हुकूमत ने एक अच्छा जो स्टेप ये लिया है कि जो ताजिर रहनुमा हैं नईम मीर साहब, उनको बाकायदा इसका चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। हार नहीं मानी बल्कि यहीं से दोबारा कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे? नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ताजिर दोस्त स्कीम, इससे पहले आपसे भी हम प्रोग्राम में डिस्कस किया था, बहुत पॉजिटिव इसकी चीज़ें आपने बताई थी, लेकिन ये फ्लॉप क्यों हो गई? देखें जी, बात यह है कि ये ताजर दोस्त स्कीम की बदकिस्मती से ताजरों के साथ दोस्ती नहीं हो सकी, और ये दोस्ती ना होने की कुछ वजूहात हैं जो मैंने आज हमारे तमाम चीफ कमिश्नर जो 6 शहरों के थे और इनलैंड रेवेन्यू के हमारे मेंबर, उनके साथ आज हमारी मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। तो हमने इसके अंदर जो है वो बड़ा तबादला ख्याल किया और मैंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि इसको और भी ज़्यादा पुरकशिश और भी ज़्यादा सहूलत वाली और आसानी वाली स्कीम बनाने के लिए अगर ये इसके अंदर तरामीम कर ली जाएँ तो ताजर दोस्त स्कीम जो है वो सही मानों में जो है वो ताजरों के लिए फ़ायदा मंद होगी और ताजर इसकी तरफ ज़रूर लपकेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अपना हम तो तजवीज़ दे सकते हैं, अब फैसला बोर्ड करेगा। ये सारे हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, मुअज़्ज़ज़ बोर्ड के अरकान हैं, ये फैसला करेंगे कि आया वो तरामीम जो हैं ये ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। हाँ। अगर इस शक्ल के अंदर ये ताजर दोस्त स्कीम रहेगी तो इसको चलाने में बहुत मुश्किलात का सामना। सर बहुत मुश्किलात नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि फिर ये चल जाए। मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं कि किस बिना पे ये नाकाम हुई? क्यों एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स कलेक्टर और आपके जो समझने के दुकानदार हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, इनके दरमियान ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? ऐसा क्या था इसमें? देखें जी, इस स्कीम के 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि ताजर जो है वो FDR के निज़ाम के साथ ऐप के ज़रिए मुंसलिक हो जाए, और दूसरा कि जब वो मुंसलिक हो जाएगा तो फिर उसको टैक्स किया जाएगा। अब पहला हिस्सा जो है वो तो बहुत शानदार मैं समझता हूँ। इस स्कीम के अंदर जो है वो टैक्स कैसे लगाया जाएगा और फिर क्या वो टैक्स जो है वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होगा? यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगा दिया, यानी फुल एंड फाइनल आपने उसको डिस्चार्ज नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक और विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। और आगे हम जो है विद होल्डिंग को कहते हैं कि ये तमाम टैक्सेस जो है ये रेग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। यानी आपने हर खासो ताजर पे वो टैक्स लगा दिया जो कि जिस पर जो है आमदन उसकी 6 लाख रुपए सालाना से कम भी है, उसने भी टैक्स देना है। तो हमने इसमें भी छोटे ताजर को या कम आमदन वाले को या वो ताजर जिस पर ही नहीं, हमने उसको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये जो स्कीम है ये रजिस्ट्रेशन इसकी मुकम्मल होगी 30 जून तक। अब 30 जून तक तो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी और टैक्स आपने टैक्स साल 2025 का लेना है इसमें। हाँ। 2024 का नहीं लेना। 2024 में तो उसने जो टैक्स आपको बिजली के बिलों पे दे दिया वही उसका फुल एंड फाइनल है। तो इसकी भी सराहत जो है वो स्कीम के अंदर जो है वो नहीं की गई। तो इस तरह की और छोटी छोटी चीज़ें थी जिनकी मैंने आज निशानदही की है FDR हुकाम के साथ मीटिंग में। तो अगर FDR हुकाम जो है वो इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं और इसकी नोक पलक दुरुस्त कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इससे बेहतर स्कीम जो है वो हो नहीं सकती। और आखिरी एक और बात भी मैंने की है, मुझे अगर मैं भूल ना जाऊं, अगर आप मुझे जी बिल्कुल 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 इसलिए जो बताया गया वो ये बताया गया कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, ऑलरेडी टैक्स निज़ाम में नॉर्मल रजीम के तहत रजिस्टर्ड है, उनको भी इसके अंदर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। तो ये दोहरी रजिस्ट्रेशन जो है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस पर भी कहा है कि FDR जो है वो अपनी पहले क्लैरिफिकेशन जारी करे। तो अगर FDR ये तमाम क्लैरिफिकेशन और ये नोक पलक दुरुस्त कर लेगा
तो मेरा ख्याल है कि ये स्कीम जो है ये चलेगी नहीं, इंशाल्लाह दौड़ेगी। अच्छा, अब जो अपेरेंटली जो बात की जा रही थी पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, माली शमूलियत के लिए, तो एक तो वो इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जनाब आपको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, फिर दूसरा जो सेकेंडरी लेवल के ऊपर होना चाहिए था कि आप रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएं। तो लोग इस तरह की सोच है कि वो पहला स्टेप ही जो है वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए है। देखें जी, एफबीआर का इदारा तो बना ही इसीलिए है ना कि उसने पैसा इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है। तो नहीं, लेकिन अभी तक कहां कर पाया सर वो। आप देख लें ना, पिछले 7 दिहाइयां उठाकर देख लें, जिस मुल्क में 67%, 68% जो है वो आपके रिग्रेसिव टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ओनली 33% डायरेक्ट टैक्सेशन है। तो इसका मतलब है फेलियर है वो एफबीआर का अपनी पॉलिसीज में। देखिए, एफबीआर का जो फेलियर है या जो उसकी कामयाबी है, कतई नजर इससे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है एफबीआर ने किया है ना, हमने उन अखराजात को और बढ़ा लिया जो हमें अखराजात बढ़ाने नहीं चाहिए थे। अपनी आमदन और अपना जो टैक्स रेवेन्यू था उसके अंदर रह के अखराजात करते तो हम भी सुकून में होते और हम प्रॉब्लम का शिकार ना होते। तो हमने भी तो बड़े शहाना अखराजात किए, अपनी आमदन को मद्देनजर नहीं रखा। तो ये तो दो तरफा बहस है, ये कहीं भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए आप पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो एक प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सुप्रीम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कहा कि आपके अब मैं चेयरमैन हूँ सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान। जी। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें कितना फर्क पड़ेगा, हम क्या उम्मीद रखें आपके होने से? आप चीफ कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर हो गए हैं ताजिर इस दोस्त स्कीम के, कितना प्रेशर है? आप एक ब्रिज होंगे हुकूमत और ताजिरों के दरमियान, तो आप की शख्सियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी, हमने बिल्कुल एफबीआर को ये कहा है कि आप इस स्कीम की नोक पलक दुरुस्त करें और इसकी जो खामियां हैं अगर आप इनको दूर करते हैं तो हम तमाम रीजनल ऑफिस के अंदर अपने कोऑर्डिनेटर्स जो है वो एफबीआर के जितने चीफ कमिश्नर्स हैं उनके साथ बिठा देंगे, उनकी कमेटियां बना देंगे और हम इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, मार्केट निकलेंगे, बाजार निकलेंगे और हम इस स्कीम को चलाएंगे और कामयाब करवाएंगे। तो वो हमारा जो इफेक्टिव रोल है वो तो होगा, लेकिन सबसे पहले ये स्कीम हमें समझ आनी चाहिए ना। सबसे पहली तो बात ये सही, अगर हम इससे और हम पूरी तरह कन्विंस नहीं होंगे तो हम इसको आगे कैसे अपना लेटर एंड स्पिरिट में चला सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईम मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि स्कीम जो कि बुरी तरीके से फेल हुई है और उसमें हदफ था 10 लाख ताजिरों के रजिस्ट्रेशन का और सिर्फ 105 ताजिर जो हैं या रिटेलर्स जो हैं वो रजिस्टर हो पाए। लेकिन अब किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर इस पॉलिसी को, इस पूरी ड्राइव को आगे लेके चलने के क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये आगे आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।